स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। स्ट्रेट लाइन हमारा एक छोटा सा प्रयास है जिसमें हम आपके सामने सीधे तरीके से सीधे रास्ते की बात रखते हैं। हम ना राइट देखते हैं, लेफ्ट देखते हैं, सिर्फ सीधे रास्ते पे चलने की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन के पहले हिंदी एपिसोड में हम चर्चा करेंगे चुनावों की। उत्तर प्रदेश और अन्य 4 राज्यों में जो चुनाव हुए उसको लेकर के काफी उम्मीदें थी। आज आखिरी मत पड़ गया और उसके बाद शुरू हुई एग्जिट पोल्स की प्रक्रिया। आइए इसी पे आज चर्चा करते हैं। 2022 का सबसे बड़ा चुनावी युद्ध खत्म हो चुका है। 7 फरवरी को आखिरी मत पड़ने के बाद शुरू हुई एग्जिट पोल्स की प्रक्रिया। एग्जिट पोल्स वो पोल्स जिसकी सच्चाई के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। उत्तर प्रदेश के जो 7 चरणों का चुनाव हुआ उसको लेकर के काफी उम्मीदें थी। हर राजनीतिक दल के अलावा हर मतदाता बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि परिणाम कब आएंगे और क्या होगा, क्या तख्ता पलटेगा या योगी की सरकार फिर बनी रहेगी। इन सब अटकलों के बीच 10 तारीख की गिनती से पहले एग्जिट पोल्स ने जिस तरह का हंगामा खड़ा किया वह देखने लायक था। I'll bring you 3 exit polls. I'll bring you the poll of polls, all the polls. So let's not step ahead of ourselves and let's not run away with this. This is an exit poll. So we let you go. Let's open this up as I take you across now. Once again, viewers. एग्जिट पोल्स में तो यहां तक चर्चा हो गई कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार कौन हैं, कैबिनेट में कौन कौन शामिल होंगे और सरकारें क्या क्या काम करेंगी। टेलीविजन पूरी इन बातों की चर्चा को लेकर के व्यस्त रहे और कई दिनों तक इसके बाद में भी जब तक कि असली परिणाम नहीं आते ये चर्चा जारी रहेगी। एग्जिट पोल्स ज्यादातर जो थे उन्होंने जिस तरह के एक अनुमान और आंकड़ा दिया उसमें एक बात तो साफ थी कि एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बनने वाली है। सीटों का हेरफेर इधर कुछ हो 270 से लेकर 310 के बीच में, लेकिन ज्यादातर ने ये बात आश्वस्त कर दी कि योगी जी वापस सत्ता में आएंगे। और जहां तक पंजाब की बात हो तो आम आदमी पार्टी को लेकर के लगभग हर एग्जिट पोल साफ तरीके से ये दिखा रहा था कि इस बार कांग्रेस शायद वापस ना आ पाएगी, और होना भी था क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को लेकर के जिस तरह से चर्चा चल रही थी। लेकिन ये अभी एग्जिट पोल ही है। और बात करें अगर गोवा की, गोवा में तो खैर साफ तौर से यही कहा जाता है कि जब तक कि असली गिनती नहीं हो जाती ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि वहां पर जिस तरह की खरीद फरोख्त हमने विधायकों की पहले देखी है उसको चलते हुए अभी भी कहना मुश्किल होगा कि आखिर सरकार कौन बनाएगा। तो इन सब बातों के बीच जो एक राज्य रह गया वो था उत्तराखंड, जहां पे कि हंग असेंबली का अनुमान हर एग्जिट पोल दे रहा है। और मणिपुर को तो शायद इस पूरे चुनावी हंगामे के बीच में राज्य कई एग्जिट पोल्स भूल ही गए थे, लेकिन फिर भी जिन्होंने याद किया उसके बारे में हम बताते हैं कि वहां पर एनडीए की सरकार को लेकर के काफी उम्मीदें बनी हुई हैं। तो 2022 के इस चुनावी युद्ध में क्या होने वाला है, मतपेटियां 10 को खुलेंगी, लेकिन जहां तक अगर एग्जिट पोल्स की बात की जाए उत्तर प्रदेश को लेकर के जो नजरें लगी हुई थी साफ तौर से ये दिख रहा है कि योगी जी वापस सत्ता में आएंगे। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रचार हर किसी ने देखा। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में हमने देखा कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। डिजिटल कैंपेन्स हो, सोशल मीडिया कैंपेन्स हो, टेलीविजन कैंपेन्स हो या उसके अलावा रोड टू रोड शोज। पहले 2 दौर में तो स्ट्रीट कैंपेन्स थे ही नहीं, सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग तक सीमित था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल था। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल
हम इस चुनाव प्रचार के बारे में करना चाहते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अगर आंकड़ों को लिया जाए हिसाब में, तो इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगभग 8,000 करोड़ रुपए राजनीतिक दलों ने खर्च किए। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस तरह का पैसा, इस तरह का जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया गया राजनीतिक दलों द्वारा, ये किस हद तक परिणाम ला सकता है। हालांकि 2017 के मुकाबले जबकि अनुमान लगाया गया था इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कि 5,500 करोड़ राजनीतिक दलों ने खर्च किया था, इस बार का 8,000 करोड़ जरूर चौंकाने वाला है। और इसमें से इस आंकड़े का अगर विश्लेषण किया जाए तो सबसे ज्यादा फायदा तो हमारे हिंदी टीवी चैनल्स को हुआ है। माना जा रहा है कि इस 8,000 करोड़ रुपए में से 3,200 करोड़ लगभग हिंदी टेलीविजन चैनल्स में ही खर्च किया गया। यही कारण है कि हर चैनल में एक तरीका का त्योहार था, फेस्टिवल था, और जितनी गंभीरता से चुनावी दंगल को टेलीविजन चैनल्स ने लिया है, शायद कई राजनीतिक दलों में नहीं लिया, क्योंकि उनके पास शायद उस तरह का पैसा भी नहीं आया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस 3,200 करोड़ में से लगभग 700 से 800 करोड़ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया, 250 करोड़ के करीब समाजवादी पार्टी ने खर्च किया, और 250 करोड़ ही बहुजन समाज पार्टी ने खर्च किया। जहां तक कांग्रेस की बात की जाए तो अनुमान किया जा रहा है कि लगभग 150 करोड़ रुपया कांग्रेस ने भी इसमें खर्च किया। पर सवाल ये उठता है कि क्या 7 या 8 सीट जीतने के लिए 150 करोड़ रुपए का खर्च कांग्रेस के लिए करना जरूरी था? खैर, राजनीतिक दलों की अपनी अपनी रणनीति होती है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पैसे का प्रयोग हुआ है, ये जरूर दिखाता है कि इसमें एक ट्रांसपेरेंसी की जरूरत अब आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले वर्षों में अगर इस तरह से ही बढ़ता रहा पैसे का बल और प्रयोग, तो शायद एक आम आदमी के लिए चुनाव में खड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। चुनावी विश्लेषण तो हर कोई कर रहा है। जहां तक अगर चुनाव की बात की जाए तो चुनाव को लेकर के काफी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन एक सवाल यहां पर जहन में जरूर आ रहा है, और बार बार ये जहन में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश जिसमें कि 7 चरणों में चुनाव हुआ, वहां पर ऐसा क्या हो गया कि जब पहले राउंड की पोलिंग हुई तो उसमें 69% के वोट्स डले थे, और 7वें चरण तक आते आते ये संख्या जो है 54% तक गिर गई। दूसरे चरण में 65। इस तरह से धीरे धीरे जो लोगों का उत्साह है वह कम होता जा रहा था। आखिर क्या वजह रही कि पहले चरण में जो जोश देखने को मिला था मतदाता में, वह आखिरी चरण में नहीं मिला? हालांकि मणिपुर की अगर बात की जाए तो वहां के मतदाता ने एक बात साफ करके दिखा दी कि वे मतदान को बहुत गंभीरता से लेते हैं, और जिस तरह का मतदान मणिपुर और गोवा में हुआ और पंजाब में भी काफी अच्छा मतदान हुआ, ये दिखाता है कि मतदाता वहां पर काफी जागरूक था और वह जानता है कि वह किसे वोट डालना चाहता है। तो ये जो विश्लेषण हम इस बात को लेके कर रहे हैं, एक बात यह है कि मतदान जरूरी था, और ये चीज उत्तर प्रदेश में पहले फेज में जरूर देखी गई, लेकिन आखिरी फेज तक ऐसा क्या था कि पूरे भारी भरकम चुनाव प्रचार के बाद में भी हमने देखा कि मतदाता को लोग या राजकीय दल जो हैं वह लेकर नहीं आ सके वोट डालने तक। क्या ये गर्मी थी, या चुनावी गर्मी धीरे धीरे खत्म हो गई जब असली तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली? जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि राजनीति में जिस तरह का क्रिमिनल चार्जेस या फाइनेंशियल एसेट्स की बात होती है, तो क्या एक आम आदमी चुनाव लड़ सकता है? गोवा में तो शायद कतई ही नहीं, क्योंकि जिस तरह का डिक्लेरेशन अभी आया है उसमें लगभग हर उम्मीदवार की जो एवरेज एसेट्स वैल्यू है वह करीब 13 करोड़ मानी गई है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के भी जो कैंडिडेट्स थे उनकी भी जो एवरेज एसेट वैल्यू है वह लगभग 5 करोड़। तो ऐसे में क्या एक मिडिल क्लास या एक आम आदमी जो चाहता है कि वह देश के लिए कुछ कर सके राजनीतिक दंगल में, उसके लिए मुमकिन होगा कि वह इस तरह के अखाड़े में उतरकर अपने हिसाब से चुनाव लड़ सके? शायद आने वाले दिनों में नहीं, जब तक कि चुनाव आयोग इस मामले पर ज़्यादा गंभीरता से चर्चा नहीं करता और राजनीति को साफ करने के लिए कुछ प्रयास नहीं करता।
ये सब बातें सोचने की है। और स्ट्रेट लाइन में हम यही सवाल उठाते हैं बार बार, ताकि आप भी हमारी तरह इसी बात को सोचें, क्योंकि हम न दाएं देखते हैं न बाएं देखते हैं, हम तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, ताकि आप और हम एक तरीके से सोचकर आगे की ओर बढ़ते रहें। स्ट्रेट लाइन के लिए मैं विजय ग्रोवर आपसे विदा लेता हूँ।